हम कर रहे थे कक्षा 9 की विज्ञान का 14वां चैप्टर प्राकृतिक संपदा नेचुरल रिसोर्सेस। तो हमने प्राकृतिक संपदाएं कौन कौन सी थी, पहले तो हमने इसको समझ लिया था जो कि थी जल, वायु और मृदा, इनको हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने करा है जैव रासायनिक चक्रण, जो कि जैविक और अजैविक घटक प्रकृति में मौजूद हैं, उनके आपस में किस तरह से एक दूसरे को उपयोग करते हुए प्रकृति में उनकी जो उपस्थिति है उसको बनाए रखते हैं। तो उसमें हमने पढ़ लिए थे, एक तो नाइट्रोजन चक्र पढ़ लिया था और एक जल चक्र पढ़ लिया था। किस तरह से जल का उपयोग होता है जीव जंतुओं द्वारा और फिर वापस से वो जल वो प्रकृति में मिल जाता है। इस तरह से एक चक्र चलता रहता है। चक्र से आपको समझ ही आ रहा है चक्र का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ का पहले उपयोग होता है, फिर उसका वापस से अपघटन होकर वो वापस अपने मूल रूप में आ जाता है, फिर उसका उपयोग होता है। तो इस तरह से एक चक्र चलता रहता है। तो उसी क्रम में हम करेंगे आज कार्बन और ऑक्सीजन चक्र। तो कार्बन किस तरह से हमारे उपयोग में आती है और वापस से प्रकृति में मिल जाती है, जो प्रकृति में मौजूद है। क्योंकि प्राकृतिक संपदाएं हम पढ़ रहे हैं तो प्रकृति ने हमको कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है, ये मैंने तुमको बताया था कि प्रकृति ने हमें उपहार दे रखा है, जिनसे कि हम हमारे जीवन को, सभी जीव जंतु अपने जीवन को सुगम बना सकें, आसान बना सकें और उनका हम उपयोग कर सकें। तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि हम किस किस तरह से इन प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो पहले हम कर रहे हैं कार्बन, फिर है कार्बन चक्र। तो कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कि पृथ्वी पर बहुत सारे रूपों में मिलता है और बहुत सारे यौगिकों का हिस्सा होता है। जैसे कि एक है यह अपने मूल रूप में हीरे और ग्रेफाइट में पाया जाता है, कार्बन फॉर्म में पाया जाता है। तो कई बार सुन के भी आश्चर्य होता है क्या हीरे में भी कार्बन पाया जाता है? हाँ, पाया जाता है हीरे में कार्बन। उनकी संरचना में फ़र्क होता है, इसलिए ये दो रूपों में अलग अलग तरह से मूल रूप में लेकिन दो अलग अलग पदार्थों में पाया जाता है। और बहुत सारे यौगिकों के रूप में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यह वायुमंडल में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों, कार्बोनेट्स में पाया जाता है। हाइड्रोजन के जो कार्बोनेट बनते हैं उनमें पाया जाता है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधनों में पाया जाता है, जैसे कि पेट्रोलियम में, पेट्रोल में, उसके अलावा कोयले में और प्राकृतिक गैसों में कार्बन पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कार्बन प्रकृति में बहुत सारे रूपों में मौजूद होता है। कार्बन आधारित अणु हमारे शरीर के अंदर मिलते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन, इन सब में भी कार्बन मौजूद होता है। इसके अलावा जंतुओं के बाहरी और भीतरी कंकाल में कार्बोनेट के रूप में होता है। जो हमारी हड्डियां बनी हुई होती है उसमें भी कार्बन मौजूद होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन जीवन के विभिन्न प्रकारों में समाविष्ट होता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में जल में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलती है। तो जो प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रकृति में जो मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, वह कार्बन डाइऑक्साइड यौगिकों के रूप में पौधों में मौजूद होती है। और यौगिकों के रूप में जब ये मौजूद होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है और कार्बोनेट बनाती है। ये कोयले में पाई जाती है, लाइमस्टोन में पाई जाती है, पेट्रोल में पाई जाती है, इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स में पाई जाती है और वापस से यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में मुक्त हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदल देती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदल जाती है और ये ग्लूकोज अणु दूसरे पदार्थों में बदल दिए जाते हैं, दूसरे जैविक रूपों में महत्वपूर्ण अणुओं के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यानी कि कार्बन एक सोर्स हो गई हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला, जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से हमको ऊर्जा मिल रही है कार्बन की मौजूदगी से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से।
तो इस तरह से ये कार्बन चक्र चलता रहता है। श्वसन की क्रिया द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस जल्दी चली जाती है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि श्वसन की क्रिया दोनों तरह से होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है। जल की तरह ही कार्बन का भौतिक और जैविक क्रियाओं द्वारा पुनर्चक्रण होता रहता है। देखो कैसे, मृत शरीरों, जैविक अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन द्वारा, जो हमारे शरीर में है, जीव जंतुओं के शरीर में कार्बन जो मौजूद होती है यौगिकों के रूप में, तो उन यौगिकों का अपघटन होता है, तो उस क्रिया में कार्बन वायुमंडल में वापस से मुक्त होती रहती है। जैविक अपशिष्ट जो सड़े गले सब्जियां वगैरह होती है, फल फ्रूट्स होते हैं और भी कोई जैविक पदार्थ होते हैं, तो उन सभी के अपघटन से, जो उनके शरीर में मौजूद यौगिक हैं, उनके अपघटन से कार्बन वायुमंडल में मुक्त होती रहती है। चट्टानों के टूटने से और ज्वालामुखी के फटने से भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती रहती है वायुमंडल में। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र चलता रहता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, एक कार्बन का जब हम जिक्र कर रहे हैं, कार्बन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एक आता है टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है? तो जो ठंडे प्रदेश हुआ करते हैं वहाँ पर पौधों को गर्मी प्रदान करने के लिए उनको कांच के बने हुए हाउस में उगाया जाता है, ग्रीन हाउस जिसको बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर हरे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कांच कैसा है, तापमान के लिए कुचालक है। अगर कांच चारों तरफ लगा हुआ है तो ऊष्मा, बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आ पाती, अंदर की बाहर नहीं जा पाती। तो जो कांच का पूरा घर बना हुआ है उसके अंदर पेड़ पौधे उग रहे हैं, तो उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है, तो उसकी वजह से पूरा जो ग्रीन हाउस है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और वो जो गर्माई है वो बाहर नहीं जा पाएगी। बाहर तो वैसे ही बहुत ठंड है, तो उस ठंड की आवश्यकता नहीं है। तो इन पेड़ पौधों को अच्छे से उगाने के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता था। इसी का उपयोग करते हुए ये समझ में आया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह क्या करती है, एक आवरण बना लेती है सब चीज़ों के ऊपर, और यह तापमान को बाहर नहीं जाने देती। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पूरे वायुमंडल के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है, ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती, बाहर की ऊष्मा को अंदर नहीं आने देती। तो इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट होने लग गए वायुमंडल के अंदर। क्या होने लग गया, पूरे पृथ्वी के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई, वैश्विक उष्मीकरण शुरू हो गया, यानी कि गर्म होने लग गई, हमारी पृथ्वी गर्म होने लग गई। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा पूरी पृथ्वी पे गर्म तापमान होने की कारण बन जाता है। तो ये कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। पढ़ लेते हैं एक बार। शीशे द्वारा ऊष्मा को रोक लेने के कारण शीशे के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से अंदर अधिक हो जाता है। ठंडे मौसमों में उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म करने के लिए आवरण बनाने की प्रक्रिया में इस अवधारणा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनको पौधों को ग्रो करने के लिए, उनमें वृद्धि हो सके, इस वजह से इस अवधारणा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के आवरण को ग्रीन हाउस कहते हैं। कुछ गैसें पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती है, इस कारण पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है, और इस प्रकार के प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं कि तापमान पृथ्वी से बाहर ही नहीं जा पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक इसमें गैस होती है जो इसका कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से वायुमंडल में ऊष्मा की मात्रा बढ़ती है, फलतः पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। इसे वैश्विक उष्मीकरण कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का क्या कारण समझ में आ गया कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके बाद है ऑक्सीजन चक्र।
अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन चक्र के बारे में। तो ऑक्सीजन किस तरह से हमें मिलती है और हम उसका उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद वापस से वो वायुमंडल में किस प्रकार मुक्त होती है, इसे हम समझेंगे। तो ये ऑक्सीजन चक्र हो जाएगा। पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, लगभग 21% ऑक्सीजन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर कई यौगिकों में ऑक्सीजन पाई जाती है, जैसे कि ऑक्साइड, कार्बोनेट, सिलिका, सिलिकेट, सल्फेट, नाइट्रेट और बहुत सारे खनिज लवणों के साथ ऑक्सीजन, उनके ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। ये जैविक अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, न्यूक्लिक अम्ल में, वसा में भी ऑक्सीजन मिलती है। तो ऑक्सीजन भी कई रूपों में मौजूद होती है। ऑक्सीजन चक्र वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित रखता है, यानी जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसका उपयोग हम बहुत सारे रूपों में कर लेते हैं, कई सारे यौगिकों के रूप में उपयोग हो जाता है, लेकिन वापस से ऑक्सीजन वायुमंडल में कैसे पहुंचती है उसकी सिर्फ एक ही प्रक्रिया है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं में होता है। श्वसन में भी करते हैं हम ऑक्सीजन का उपयोग, किसी भी चीज़ को जलाने में, दहन में उपयोग करते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में जो प्रकृति में मौजूद है ऑक्सीजन, उसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन को वापस वायुमंडल में मुक्त होने की बात आती है तो वह मुक्त होती है सिर्फ एक ही प्रक्रिया द्वारा, वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है। यानी कि हम कंज्यूम तो बहुत कर रहे हैं और उसके वापस से मुक्त होने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, याद करो एक बार। प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पेड़ पौधों में। पौधे का जो हरा भाग है, पत्तियां होती है, उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है उसका हरे पेड़ पौधे उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं और उस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इस तरह से कंज्यूम बहुत सारी होती है और वापस से मुक्त होने का तरीका एक ही होता है। तो हमको इसको बैलेंस करने के लिए, इस चक्र को संतुलित रखने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत सारे पेड़ पौधे उगाने पड़ेंगे, क्योंकि जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं ऑक्सीजन को, उसी मात्रा में वापस से ऑक्सीजन अगर वायुमंडल में मुक्त नहीं होगी तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। उसकी वजह से क्या क्या परेशानियां हो सकती है ये तो आप सोच ही सकते हैं। सफोकेशन हो जाएगा, क्योंकि हम तो, हमारी प्राणवायु है, हम उसी के ऊपर जिंदा हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए, वायुमंडल में मुक्त करने के लिए हमें बहुत सारे पेड़ पौधे उगाने चाहिए। तो देखिए ये चक्र बना हुआ है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, इसका कई बार कई तरह से कंज्यूम हो रही है, श्वसन में काम में आ रही है। जो इसके ग्लूकोज में ये ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये भी रेस्पिरेशन में उपयोग में आ रही है। रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है, और फिर ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में यूज़ होती है, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ये ऑक्सीजन वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर मिल जाती है, वायुमंडल में मिक्स हो जाती है। ओजोन परत, इसके बाद है, ऑक्सीजन के बाद एक नई चीज़ है ओजोन परत। क्या चीज़ होती है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं, जिसका सूत्र होता है O3, और इसको क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। ये ऑक्सीजन के बिल्कुल उल्टी होती है, ये विषैली होती है ये, लेकिन इसका प्रभाव अच्छा होता है। ये ओजोन परत क्या काम करती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणें होती हैं, नुकसान पहुंचाने वाली जो किरणें होती हैं, उनको पृथ्वी की सतह पर आने से ये ओजोन परत रोकती है, अवशोषित कर लेती है उन हानिकारक विकिरणों को। इस प्रकार ये उन हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है, जो कई रूपों में जीव को हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये ओजोन परत का काम होता है। ओजोन परत को अब मुश्किल क्या आ गई, उसको क्या खतरा होने लग गया है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के यौगिकों, सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि प्लास्टिक बनता है जिससे, तो वो जो प्लास्टिक की थैलियाँ और जो भी प्लास्टिक की आइटम्स बनती है उसमें जो इम्पॉर्टेंट यौगिक होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो मनुष्य ने क्या कर दिया, इसका निर्माण कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया, ये क्या होता है, वायुमंडल में स्थिर अवस्था में रहता है, इसका आसानी से विघटन नहीं हो पाता। ये हम जानते हैं कि प्लास्टिक की थैली को अगर मिट्टी में गाड़ के रखें तो कई सालों बाद भी अगर हम उसको निकाल के देखेंगे तो वो प्लास्टिक हमको उसी फॉर्म में दिखाई देता है। तो ये क्या हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक तरह से स्थिर अवस्था में आ गया, फिक्स हो गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत स्थायी होते हैं,
तथा किसी जैव प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होते हैं। अगर विघटित नहीं होते, कोई चीज़ ऐसी की ऐसी रह जाएगी तो कितना मुश्किल पैदा करेगी। और हम देख रहे हैं कि उसी मात्रा में प्लास्टिक की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है। इसीलिए आए दिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट रोक लगा लेती है प्लास्टिक के उपयोग पर, इसीलिए रोक लगा देती है जिससे कि कंट्रोल हो सके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे वायुमंडल में कम से कम पहुँचे। ये जब ओजोन परत के पास पहुंचते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ओजोन के अणुओं से प्रतिक्रिया करते हैं जिससे ओजोन परत में कमी आती है, उसमें नुकसान हो जाता है। ओजोन परत की क्षीण या कमज़ोर होने से पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे। तो ओजोन परत में क्या हो गए हैं, छेद हो गए हैं, जिसकी वजह से हमको नुकसान हो सकता है अगर वो छेद धीरे धीरे बड़े होते चले गए या उनकी संख्या बढ़ती रही। तो इनके लिए सबसे नुकसान वाली चीज़ कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी कमी हमें करनी चाहिए, जिस पर रोक लगनी चाहिए, जिस पर नियंत्रण होना चाहिए, जिससे कि वायुमंडल में खतरा, ओजोन परत को खतरा ना पहुंचे। ठीक है, अब कुछ प्रश्न हैं इसके अंदर, वो हम कर लेते हैं। जल चक्र के क्रम में जल की कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है। जल चक्र हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर जल को किस तरह से यूज़ कर रहे थे, उसके बाद वापस प्रकृति में कैसे मिल रहा था। तो ये जो बादल बनने की प्रक्रिया, वर्षा होने की प्रक्रिया और जल का इस्तेमाल होना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो हमको जवाब क्या देना है, जल किन किन अवस्थाओं में मौजूद होता है जल चक्र के अंदर, क्योंकि जल की 3 अवस्थाएं हैं। जलवाष्प है, द्रव रूप में है, जलवाष्प में तो वो गैस रूप में आ गया, द्रव रूप में वो जो जल है वही है, और तीसरी चीज़ है बर्फ़ के रूप में आता है। तो जल चक्र में हमको देखना है कि इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं काम में आती है। देखें, जल चक्र में जल की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। तरल द्रव अवस्था में जल का वाष्पीकरण होता है, जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव फॉर्म में है, नदियों में, समुद्रों में और नदी नालों में बहता हुआ पानी जो होता है, तब वो द्रव रूप में होता है। फिर उसका क्या होता है, वाष्पीकरण, यानी कि वो गैसीय फॉर्म में आ जाता है और जलवाष्प बनती है। जलवाष्प गैस रूप में होती, जब ये संघनित हो जाती है, कहाँ पे जाके, ऊपर जाकर, जब वो ठंडी होकर ऊपर उठती है वायु के साथ और वहाँ पे जाके संघनित हो जाती है, तो बादल बनते हैं और यह पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। तो इसी क्रम में जल की बूंदें अत्यधिक ठंडी हो जाती है, तो जब ऊपर बादल बन रहे हैं तब अत्यधिक ठंडी हो गई और बर्फ में बदल जाती है। तो यहाँ पे आ गया उसका तीसरा रूप आ गया, और ओलावृष्टि और स्नोफॉल के रूप में भी ज़मीन पर वो उसको हमने गिरते हुए देखा है, और जल की यह ठोस अवस्था है। तो जब जल चक्र चल रहा है उसमें जल तीनों ही अवस्थाओं में मौजूद हमको दिखाई देता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जल के अलग अलग रूप में जल चक्र बनता जाता है। जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिकों के नाम दीजिए जिसमें ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। तो जैविक रूप से यानी कि हमारे शरीर में किस तरह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों किन यौगिकों में रहते हैं, तो ये आपको याद करना है। ये है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल कौन से हैं, डीएनए और आरएनए। तो इनमें यह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों रूप में मौजूद होते हैं, दोनों इनके हिस्से होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, मनुष्य की किन्हीं 3 गतिविधियों को पहचाने जिनमें वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। ऐसी कौन सी मनुष्य के द्वारा की जाती है गतिविधियां जो कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रही है। हो सकता है आप वो लोग नहीं काम में लेते हो, लेकिन जनरली मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की जाती है। तो देखें, पहले तो श्वसन हम सभी करते हैं, तो श्वसन की वजह से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, तो इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। दूसरा, दहन, जलाने का काम करना, विभिन्न क्रियाकलाप जैसे कि खाना बनाना, यातायात के साधन, उद्योग धंधे आदि में ईंधन के दहन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ईंधन को जलाया जाता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो जब भी जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाकर और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाएगी। तो खाना बनाने का काम हम छोड़ नहीं सकते, और उद्योग धंधे और यातायात के साधन, इनमें ज़रूर हम कुछ कमी कर सकते हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की कम मात्रा वायुमंडल में पहुँचे। ठीक है,
और इसके अलावा है उद्योग धंधे। उद्योग धंधों में अधिकांश कारखानों में जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम ये जलाया जाता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वायुमंडल में मुक्त होती है। चूना और सीमेंट का उद्योग। चूना और सीमेंट बनते समय चूने के पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करके अपघटित किया जाता है। इस क्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और इस तरह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हम बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें मीथेन है, जलवाष्प है, ये पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना लेती है। एक बार वापस समझ लो, ये सब गैसें क्या कर रही है, पृथ्वी के चारों ओर आवरण बना लेती है, जो कि पृथ्वी की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, बाहर जाने से रोक देता है। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे शीत प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय पौधों को उगाते समय उचित ताप देने के लिए कांच के हरित गृह ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पौधों को कहाँ पे उगाया जा रहा है, शीत प्रदेशों में, जहाँ पे ठंडी जगहों पर उगा रहे हैं, तो उनको क्या देनी है, ऊष्मा देनी है। तो उनको ऊष्मा देने के लिए क्या किया जाता है, ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, कांच के बनाए जाते हैं। कांच ऊष्मा का कुचालक है और अतः अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती है। तो पौधे अच्छी तरह से, हमने तो अच्छे कॉज के लिए ये काम किया और अंदर का ताप कुछ अधिक रहता है। इस प्रकार इन गैसों के कारण पृथ्वी का औसत ताप भी बढ़ जाता है। तो यही प्रक्रिया काम में आ रही है, कहाँ पर, प्रकृति के अंदर काम में आ रही है कि गैसों की वजह से पृथ्वी का ताप बढ़ जा रहा है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसे एवं तापमान में वृद्धि को वैश्विक उष्णन कहते हैं। जो इन गैसों की वजह से प्रकृति में, वायुमंडल में तापमान बढ़ रहा है, वो क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन कौन से हैं। तो दो रूप कौन कौन से हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में 21% मात्रा ऑक्सीजन गैस के रूप में उपस्थित होती है। वायुमंडल की ऊपरी परत में त्रिपरमाणविक ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, जिनको हम O3 के रूप में लिखते हैं। पृथ्वी पर यह विभिन्न खनिजों के साथ ऑक्साइड में पाया जाता है। सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट आदि रूपों में पाई जाती है। सजीवों में या जैविक अणुओं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल आदि में पाई जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीजन के अलग अलग रूपों में पाई जाती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, प्राकृतिक संसाधन। तो हमने प्रकृति में मौजूद संसाधनों के बारे में जाना, उनकी उपयोगिता के बारे में जाना, किस तरह से वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, इनको हमने जाना। तो हम अब समझेंगे कि प्रकृति कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कई चीज़ें जो हमें आसानी से उपलब्ध होती है, तो उसकी इम्पोर्टेंस हम जान नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को हमारे चैप्टर में भी शामिल किया गया है, जिससे कि हम लोग समझें कि प्रकृति में ये सब चीज़ें हमारे लिए कितनी उपयोगी है। अगले वीडियो के अंदर हम समझेंगे अभ्यास प्रश्न। मिलते हैं। थैंक यू।